एवरीवन, जीपी रेटिंग के बारे में आज बात करने वाले हैं, डिटेल डिस्कशन करेंगे जीपी रेटिंग के बारे में, सारे डाउट्स आज क्लियर कर लेंगे। काफी बच्चे हैं जो अभी भी डाउट में है कि जीपी रेटिंग की एलिजिबिलिटी क्या है, प्लेसमेंट कैसे मिलेगी, क्या करियर प्रोग्रेशन है, डेस्क साइड में इंजन साइड में क्या डिफरेंस है, किस किस तरीके से करियर प्रोग्रेस होगा, कॉलेज कौन सा अच्छा है, कैसे हम प्लेसमेंट की बात करें, कॉलेज में जाने से पहले क्या क्या चीजें चेक करनी जरूरी है, कितनी फीस है, क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स है, मतलब क्या सैलरीज मिलेगी, प्रमोशन कैसे होंगे, उसके बाद ऑफिसर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, जीपी रेटिंग एक अच्छा करियर है कि नहीं, सबसे बड़ी बात। तो सारी चीजें आज कवर करेंगे, कहां से शुरुआत करनी चाहिए वहां से हम आज सारी चीजें एंड तक देखेंगे, ए से लेकर जेड तक सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो एंड तक देखना वीडियो, तभी समझ में आएगा, क्योंकि काफी सारे डाउट्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली मेरे पास आते हैं, तो मैंने इसलिए सोचा डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना देते हैं। अभी जीपी रेटिंग सबको पता है कि 6 महीने का कोर्स है, ये तो सबको आइडिया है इस चीज के बारे में। 6 महीने का कोर्स है, रेजिडेंशियल कोर्स है। रेजिडेंशियल कोर्स का क्या मतलब होता है कि कॉलेज में रहकर आपको ये कोर्स करना है, आप बाहर नहीं कर सकते हो। ये कोर्स ऐसा नहीं है कि आप सुबह को गए और शाम को वापस आ गए और फिर आपने कहीं बाहर अकोमोडेशन ले लिया, ऐसा नहीं होता इसमें। तो 6 महीने का रेजिडेंशियल कोर्स है, आपको कॉलेज में रहकर ही करना होता है। उसके बाद प्री सी ट्रेनिंग बोलते हैं, जितनी भी ट्रेनिंग आपकी होती है सी में जाने से पहले, शिफ्ट पे जाने से पहले जो भी ट्रेनिंग आप कर रहे हो, चाहे वो डीएनएस है, चाहे वो बीएनएस है, चाहे वो बीटेक बने या जीपी रेटिंग है या सीसीएमसी है, कॉलेज में जब आप मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो शिफ्ट पे जाने से पहले जो भी आप ट्रेनिंग करते हो उसको प्रीसी ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ये प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स है, जाने से पहले हमको करते हैं। ड्यूरेशन 6 मंथ्स है, ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए, बड़ी बेसिक सी चीज है। वैसे आजकल इंटरनेट पे सब लोग जाते हैं, बैठते हैं, मिल जाता है, बट यहाँ पे हमने ये चीजें क्लियर कर दी। अभी आगे चलते हैं। ओके, 6 मंथ्स का है प्रीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैंने अभी भी बताया, अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पे क्या है कि भाई कॉलेज कैसे हम लोग देखें कि कौन सा हमें कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो इसमें एक पार्ट यहाँ आ जाता है कि भाई जब आप कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे हो, ये देखना चाह रहे हो कि ये कॉलेज में मैं जाऊं या नहीं जाऊं, तो कैसे आप उस कॉलेज का चयन करोगे। सबसे पहली बात आप ये चेक करो कि वो अप्रूव्ड है या नहीं है, डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड है या नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो किसी भी कोर्स के लिए, मैरीटाइम कोर्स के लिए, चाहे वो डीएनएस हो, बीएनएस हो। अच्छा, ये डीएनएस बीएनएस जो है थोड़े हायर लेवल के कोर्सेज हो जाते हैं, तो इसमें आपको जो प्रोसेस है आईएमयू का और स्पॉन्सरशिप का, उसकी वजह से अपने आप फ्रॉड से आप बच जाते हो, तो गलत कॉलेज में आप जा नहीं सकते। लेकिन जीपी रेटिंग में जहां पे कोई ऐसा गवर्नमेंट का बनाया हुआ स्ट्रक्चर्ड एंट्रेंस प्रोग्राम नहीं है, तो वहां पे काफी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो नॉन डीजी अप्रूव्ड कोर्सेज कराते हैं। तो वहां पर अगर आप जाओगे तो आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन वहां डेफिनेटली प्रॉब्लम आएंगी। तो डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज है, पहला पॉइंट तो आप ये समझ लो कि पहली जो चीज आपने चेक करनी है कॉलेज का चयन करने से पहले या कॉलेज का सिलेक्शन करने से पहले, या जब भी आप उसको इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो, तो वहां पे देखो कि डीजी शिपिंग अप्रूव्ड लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे प्रॉपर लिस्ट बनी होती है उन कॉलेजेस की जो अप्रूव्ड हैं बाय डीजी शिपिंग, तो वो आप वहां पे जाकर भी देख सकते हो। उसके आगे चलते हैं। तो कोर्स जो है ये 6 मंथ्स का है, ये हमने अभी देख भी लिया। तो साल में 2 बार हो जाता है, ट्वाइस अ ईयर, जनवरी और जुलाई में शुरू हो जाते हैं। तो जनवरी से जून एंड जुलाई टू दिसंबर, तो ये 2 बैचेस इसमें हो जाते हैं 6-6 महीने के। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या क्या चीजें हमको ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं और क्या क्या चीजें हमें वहां पे पढ़ाई जाएंगी जब हम जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो वो वाली चीजें भी हम लोग देख लेते हैं, ओवरव्यू उसका। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल स्टडीज ऑफ जनरल शिप नॉलेज एंड मैरीटाइम इंजीनियरिंग, मैं डिफाइन कर देता हूं इसको बहुत सरल लैंग्वेज में। थ्योरेटिकल सबको पता है, ये थ्योरी आपको वहां पे पढ़नी पड़ेगी, किताबी बातें, किताबी पढ़ाई भी होगी, किताब से पढ़ाई होगी, क्योंकि सारी चीजें तो किताब में लिखी हुई है, तो किताब से डेफिनेटली पढ़ाई होगी, बुक्स मिलेंगी आपको जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकल स्टडी, अभी आप प्रैक्टिकल स्टडी क्या है, किस चीज की प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उन चीजों का जो काम आपको शिप पे जाकर के करना होगा, लेट इट बी डेक साइड या इंजन साइड। उसका एक मिक्स स्ट्रक्चर बना दिया है डीजी शिपिंग ने कि भाई ये ट्रेनिंग आपको बच्चों को करानी है, जिसमें आपको सारी चीजें वहां पे प्रैक्टिकल कराई जाएंगी। जनरल शिप नॉलेज आपको प्रैक्टिकल जब आप करोगे, थ्योरी पढ़ोगे, दोनों चीजों में आपकी जनरल शिप नॉलेज कवर हो जाएगी। मरीन इंजीनियरिंग भी कवर होगी, क्योंकि जब जीपी रेटिंग के जो बच्चे होते हैं वो दोनों साइड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, डेक साइड भी, इंजन साइड भी। अभी शिप में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं कमर्शियल शिप में, जो कार्गो शिप होता है, एक डेक, एक इंजन और एक केटरिंग। तो केटरिंग वाला तो किचन डिपार्टमेंट हो गया, वो तो बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब बचे डेक और इंजन। तो डेक और इंजन साइड में ऑफिसर्स भी होते हैं और रेटिंग भी होते हैं। जीपी रेटिंग करके जब हम जाते हैं तो हम रेटिंग बनते हैं, चाहे आप डेक साइड में चले जाओ, चाहे आप इंजन साइड में चले जाओ। ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, उस कंपनी के पास कितनी वैकेंसीज है, कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, और खुद आपकी भी क्या इच्छा है, आप डेक साइड जाना चाह रहे हो या आप इंजन साइड जाना चाह रहे हो। तो ये दोनों चीजें आप मिक्स मैच करके समझ सकते हो। ट्रेनिंग के बाद भी अगर आप शिप पे चले गए, एक कॉन्ट्रैक्ट करके आ गए, इनिशियल स्टेजेस में आप वो डिपार्टमेंट भी स्विच कर सकते हो, कि अगर आपने डेक साइड कर लिया, आपको लगा मुझे इंजन साइड जाना है, तो शुरुआत की अपने करियर के शुरुआत में आप स्विच कर सकते हो। लेकिन जब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपको गेन हो जाएगा, ज्यादा आप आगे निकल जाओगे, 2-3 साल कर लोगे, उसके बाद स्विच करने एडवाइजेबल नहीं है। कर तो भी सकते हो, लेकिन कंपनी आपको नहीं देगी तब, क्योंकि नहीं तो फिर आपको जीरो से फिर से शुरू करना पड़ेगा नीचे वाली रैंक से। तो इसलिए तो यहां पर जनरल शिप नॉलेज हो जाएगी, मरीन इंजीनियरिंग की नॉलेज भी आ जाएगी। तो दोनों डिपार्टमेंट्स की आपको यहां पे देंगे। सक्सेसफुल ट्रेनिंग्स टू जॉइन मर्चेंट शिप इन डेक और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो आप दोनों साइड ज्वाइन कर सकते हो एज अ ट्रेनी जीपी रेटिंग कैंडिडेट। तो जब जीपी रेटिंग आप कर लोगे तो आपको
दोनों चीजों की नॉलेज हो जाएगी, डेक साइड की भी, इंडियन साइड की भी। अब उसके बाद जिस तरीके से वैकेंसी आ रही है आप दोनों तरीके से जा सकते हो, अपनी इच्छा के अनुसार और कंपनी की इच्छा अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसमें सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन के सोर्सेज भी बहुत सारे हैं आजकल, और जितने ज्यादा सोर्सेज होते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस जरूर रहते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन भी ज्यादा हो जाती है। तो यहां पे बात कर लेते हैं जीपी रेटिंग की एलिजिबिलिटी के बारे में। 40% मार्क्स आने चाहिए आपके 10th क्लास में, ये बात तो बड़ी क्लियर है, ये बात तो सबको जो है समझ में आ जानी चाहिए कि 40% मार्क्स आपके 10th क्लास में आने चाहिए। रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। अब रिकॉग्नाइज बोर्ड क्या है? रिकॉग्नाइज बोर्ड आपका सीबीएसई भी है, स्टेट बोर्ड भी है, एनआईओएस भी है। जितने भी बोर्ड सरकार ने, भारत सरकार ने अप्रूव करे हुए हैं, उन सारे बोर्ड्स को इसमें अप्रूवल दिया हुआ रिकॉग्नाइज बोर्ड है। अब अगर आप किसी भी बोर्ड से करते हो, ओपन बोर्ड से भी करते हो, तो वो भी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। एनआईओएस की वजह से होती है, काफी सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि एनआईओएस के बच्चे एलिजिबल है या नहीं है। तो भाई एनआईओएस गवर्नमेंट ने तो बनाया है, गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज बोर्ड है, तो उसमें प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो स्टेट सीबीएसई, आईसीएसई या बाकी सारे बोर्ड तो हैं, ओपन बोर्ड भी सरकार नहीं बनाया हुआ, तो रिकॉग्नाइज है। तो वो भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूं मैं कि एनआईओएस भी इसमें रिकॉग्नाइज में आ जाता है। अच्छा, साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट होने चाहिए, मिनिमम 40% आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में भी होने चाहिए। तो 10th क्लास में अगर आपके 40% हैं, मोटी मोटी बात यह है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे जीपी रेटिंग के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं, अगर 10th क्लास में आपके इतने मार्क्स नहीं है और उसके बाद आपने सेकेंड ईयर आईटीआई कोर्स भी कर लिया है किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, तो वहां पे 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और एग्रीगेट, और 40% आपके इंग्लिश में होने चाहिए 10th क्लास में। तो यहाँ पे ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने आईटीआई कर लिया। अभी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आईटीआई वाले बच्चों को प्रेफर करते हैं, जैसे ग्रेट ईस्टर्न भी है, जीआईएमएस जिसको हम बोलते हैं, और 7 आइलैंड्स भी है। तो कुछ कॉलेज, अच्छा और भी कॉलेजेस जो हैं, अगर आपने आईटीआई करा हुआ है और आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो वो प्रेफर करेंगे आपको, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स आईटीआई के पास थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी वाला पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई 40% मार्क्स आपके 10th क्लास में आ गए, मैथ्स और साइंस आपके पास सब्जेक्ट है, 40% आपके इंग्लिश लैंग्वेज में आ गए, तो आप एलिजिबल हो। अब इसके बाद अगर आपको कोई हैंकी पैंकी बात बताए तो भाई जाकर के वेबसाइट पे डीजी शिपिंग की या एक अप्रूव कॉलेज की दोबारा से चेक करो, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी लैंग्वेज में कोई और समझा शायद ना पाए। तो यहां पे मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है इसमें। उसके बाद आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के, अभी कितने साल के हो सकते हैं। तो मैंडेटरी क्या है, एज की जो लिमिट डिफाइन कर दी है डीजी शिपिंग ने, 17.5 साल से 25 ईयर्स, 17.5 ईयर से लेके 25 ईयर्स तक आपकी अगर एज है तो आप एलिजिबल हो। अब ये 17.5 का फिगर क्यों आया, ये भी एक डिस्कशन की बात है कि भाई 17 आ सकता था, 18 आ सकता था, 16 भी आ सकता था, ये बीच का फिगर क्यों आ गया 17.5 का? तो 17.5 का फिगर इसलिए आया क्योंकि एज पर एमएस एक्ट जो शिपिंग रूल्स है इंडिया के, मोटी मोटी भाषा में मैं समझा देता हूं कि जो शिपिंग रूल्स है इंडिया में, उसके हिसाब से 18 साल का अगर कोई बच्चा है तो ही वो शिप पे जा सकता है। 18 साल से अगर छोटा है तो वो शिप पे नहीं जा सकता, उसको अलाउ नहीं करेंगे एजेंसीज। अब यहाँ 17.5 साल इसलिए रखी गई है कि 6 महीने का कोर्स आता है जीपी रेटिंग का, जब तक आप पास आउट करोगे तो कितने साल के हो जाओगे, 18 ईयर्स के। तो 18 ईयर्स आपकी क्रॉस हो जाएगी जब तक आपका कोर्स खत्म होगा, उसके बाद आप शिप पे जा सकते हो। अभी यहाँ पे अगर 17 ईयर्स रख देते तो 17.5 तक आप पास आउट होते, उसके बाद फिर आप 6 महीने वेट करते शिप पे जाने के लिए, राइट। तो 17.5 इसलिए रखा गया है कि 18 साल तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, 6 महीने का कोर्स है, उसके बाद आप शिप पे चले जाओ। तो ये फंडा इसका है। अच्छा, 25 ईयर्स मैक्सिमम एज है, 25 ईयर्स के बाद नहीं होता है। 27 ईयर्स की भी अलाउंस है जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा है। तो अगर आपके पास बीएससी है या कुछ और है, आप करना चाह रहे हो जीपी रेटिंग का कोर्स, बीए है, कोई भी डिग्री है या कोई और डिप्लोमा भी है, तो भी आपको 27 ईयर्स तक अलाउंस मिल जाएगा। 30 ईयर्स भी है अलाउंस किन लोगों के लिए, जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो कॉलेज आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा एससी एसटी का, आप दिखा दीजिए, आपको अलाउंस मिल जाएगा। डीजी की गाइडलाइंस ऑलरेडी अवेलेबल है, कॉलेज अगर आपको कुछ बोलता है तो आप कॉलेज से पूछ सकते हैं कि भाई एज पर डीजी रेगुलेशंस 30 ईयर्स तो है अलाउंस, तो आप मुझे कैसे मना कर रहे हो। तो कॉलेज आपको अगर कोई अपडेटेड उसके ऊपर आया होगा सर्कुलर तो वो बता देगा, नहीं तो कॉलेज आपको बोल देंगे कि भाई ये बात आपकी ठीक है, आपको एडमिशन मिल सकता है। 28 ईयर्स उन लोगों के लिए है जो ओबीसी कैटेगरी से है, तो यहां 28 ये भी आ गया। और डेट ऑफ कोर्स कमेंसमेंट, अब ये जो डेट्स हैं, ये जो एज है आपकी, कोर्स शुरू होने वाले दिन आपकी ये एज से कंप्लायंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाद में हो रहे हैं या पहले हो रहे हैं, नहीं, डेट ऑफ कोर्स कमेंसमेंट को लिया जाता है रेफरेंस कि भाई इस तारीख को इंसान 30 ईयर्स का है या 30 ईयर 1 डे का हो चुका है, ये बात याद रखना। तो आप जब कैलकुलेट करोगे अपनी एज तो डेट ऑफ कमेंसमेंट पूछ लेना, और वो डेट ऑफ कमेंसमेंट आपको बता देगा कॉलेज भी, जिस तारीख से डीजी ने शुरुआत करी है उस कोर्स की, उस डेट को आपके ये सारे जो 27, 25, 30, 28 वाली जो कंप्लायंस है ये होनी चाहिए। तो एज का मैटर मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से भी डिफाइन कर दिया। आई थिंक यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी के ही ऊपर, आगे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी।
तो यहाँ पे क्या है, मेडिकल और आईसाइट की बात कर लेते हैं। अब मेडिकल आईसाइट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही एक बच्चा आया था जो कह रहा था कि सर मेरा कलर ब्लाइंडनेस आ गया है टेस्ट में, बट मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूं, मुझे सारे कलर दिख रहे हैं। अभी ये बड़ा फनी सा सिनेरियो हो गया कि भाई मैं बोल रहा हूं मेरे को सारे कलर दिख रहे हैं, बट डॉक्टर बोल रहा है आपको नहीं दिख रहे हैं। तो दीज आर ऑल्सो सम केसेस जहां पे आप फंस सकते हो। लेकिन अब इस केस में क्या है, अब जो डॉक्टर्स आपको कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करा रहे हैं उनके पास बुक होती है नॉर्मली। अब वो बुक सदियों से चली आ रही है, मे बी 2 साल 4 साल 5 साल से यूज हो रही है वही बुक। अब वो फेड आउट भी हो जाते हैं कलर्स कई बार, कहीं पे पानी गिर गया, कहीं कुछ हो जाता है। अब कौन से डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराइए तो मुझे नहीं पता, बट ये एक पॉसिबिलिटी है जो मैंने भी नोटिस करी है कई बार, क्योंकि मैं भी 15 साल से कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करा रहा हूं, हर बार शिफ्ट पे जाने से पहले कराना पड़ता है। तो अब वहां पे फंस जाते हैं। तो मैंने उनको बोला भाई आप एक और डॉक्टर से कराओ जब आपको सारे कलर्स दिख रहे हैं। तो आपको डॉक्टर अगर बोल रहा है कि भाई कलर ब्लाइंडनेस है, तो आपको तो पता है ना कि आपको कलर दिख रहे हैं, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाके करा लो, आपकी रिपोर्ट क्लियर आ जाएगी। अब उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास जाके अपॉइंटमेंट लिया, आप देखते हैं कल को क्या होता है। एनी हाउ, अभी मेडिकल एंड आईसाइट रिक्वायरमेंट शैल बी एज पर द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ डीजी शिपिंग। तो डीजी शिपिंग ने ये स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड है आईसाइट के और मेडिकल के, इतना आपका आईसाइट होनी चाहिए और मेडिकल के हिसाब से ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अभी ये रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो एक तो ज्यादा इलैबोरेशन हो जाएगी उसकी, दूसरी बात जाना आपको फिर भी डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर के पास ही पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है सॉरी, तो आप जाकर के सीधा डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर से बोलो कि मुझे शिप पे ज्वाइन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए एज पर डीजी रेगुलेशन, वो मेरा आप टेस्ट कर दो और मुझे बता दो कि आई एम फिट फॉर सी सर्विस और नॉट। वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, मेडिकल रिपोर्ट पे एक स्टैंप लगा देगा कि भाई फिट फॉर सी सर्विस, आपको पता चल जाएगा कि मेरी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो रही है नहीं। तो ये बड़ा इजी सा मैंने आपको सिस्टम बता दिया। इसके बाद कोई आपको कुछ भी कहता है, आपको किसी की मानने की जरूरत नहीं। अगर आपको डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर ने दे दी है मेडिकल रिपोर्ट्स, तो कागज जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बोलने से किसी के कुछ नहीं होता। विजन जो है 6x6 होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस बहुत स्ट्रिक्ट चीज है यहाँ पे। अगर कलर ब्लाइंडनेस आपको है तो आपका करियर नहीं बन सकता बच्चे नहीं में, क्योंकि कलर्स का ही सारा खेल है वहां पे। स्पीच इंपेयरमेंट नहीं होनी चाहिए, बोलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे सारा खेल कम्युनिकेशन का है। अगर कोई इमरजेंसी होती है या नॉर्मल ऑपरेशन भी जो शिप के हैं, सारे ऑपरेशन वॉकी टॉकी पे चलते हैं। वॉकी टॉकी में आपसे अगर बोलने में प्रॉब्लम है, आप नहीं कम्युनिकेट कर पाओगे अपना मैसेज, तो काम कैसे चलेगा, इमरजेंसी कैसे हैंडल होंगी। तो ये सारी चीजें, इस वजह से बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सबको जाना पड़ेगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेने, किसके पास? डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर के पास। ये मैंने अभी बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको नहीं पता कि आपके शहर में कौन है डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर, यहाँ पे फोन कर लो, नंबर आपको दिख रहे हैं, यहाँ से आपको लिस्ट भेज देंगे। आपको सारे जितने भी डीजी ने अप्रूव करे हुए डॉक्टर हर शहर के, उसमें सारे हैं। तो आपके शहर में या आपके नजदीकी शहर में जो भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है वहां जाके मेडिकल करा सकते हो। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ट्रेनिंग सेंटर में हमारे पास, तो यहाँ पे तो हम वैसे भी सबका कराई देते हैं। सबको एडवाइस हमारी यही रहती है कि भाई आप एक बार करा लो, अगर कोई ट्रीटेबल ऐसी चीज मिल जाएगी उसका ट्रीटमेंट करा लो। 2-3 महीने में कभी किडनी स्टोन हो जाता है, कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती है, तो ये चीजें रहती है। उसके बाद आप डाउनलोड भी कर सकते हो, इस वेबसाइट में जाओ और यहां से डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर की पूरी लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी बड़ी इजीली। उसमें देख लो कि कौन सी है। नहीं हो रही है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, एंग्लो मैरिटाइम एकेडमी का ऐप है, प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे, और वहां पे जाकर के आप फ्री वाले सेक्शन में जब जाओगे, फ्री मटेरियल में, तो वहां पे भी ये वाली लिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। ड्यूटीज क्या होती हैं ये भी देख लेते हैं भाई। अभी तक तो हमने देखा कि ट्रेनिंग में हमें क्या क्या सिखाएंगे, बट वहां पे जाके हमें करना क्या होगा, अब ये भी हम जरा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो जीपी रेटिंग जो है, कैंडिडेट बोथ डेक और इंजन रूम ड्यूटीज के लिए ट्रेनिंग उसकी की जाती है। दे कैन बी एम्प्लॉयड इन ईदर डेक और इंजन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द कंपनी रिक्वायरमेंट्स। तो कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है या आपको जैसा अच्छा लग रहा है आप उस तरीके से जा सकते हैं। ओके, रेटिंग्स वर्क ऑन द शिप इन्वॉल्व सीमेनशिप एक्टिविटीज। तो भाई काम क्या क्या होगा? सीमेनशिप एक्टिविटीज। अब ये वर्ड ऐसा है सीमेनशिप एक्टिविटीज कि भाई इसके पीछे छुपा हुआ क्या क्या है ये तो पता ही नहीं हमको। सीमेनशिप एक्टिविटीज क्या होती है? बेसिकली शिप के ऊपर काफी सारे मेंटेनेंस होते हैं, मशीनरी होती है। अच्छा, पहले पुराने वाले शिप से क्या होता था भाई, लकड़ी के जहाज होते थे या जो भी जहाज स्टील के भी बन गए थे, उसके बाद भी वो सेल्स होती थी, है ना, विंड सेल्स होती थी जिनको एडजस्ट करते थे। रोप्स का बड़ा काम होता था, जो डेरिक्स होते थे या डेविड्स होते थे या क्रेन्स होते थे, उनका भी बड़ा काम होता था कि भाई रस्सियों से काम होता था। तो सीमेनशिप वहां से ये वर्ड आया कि भाई एक सीमेन को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी रस्सी खींचनी है तो ये इधर घूमेगा, कौन सी रस्सी खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो ये इसका एक जेनरिक टर्म बनाया था कि सीमेनशिप ड्यूटीज। अभी यहाँ पे आजकल की जो शिप्स हैं मॉडर्नाइज हो चुके हैं ऑफकोर्स, बट ये वाला टर्म आज भी चल रहा है क्योंकि बेसिक काम जो जहाज पे होने हैं वो आज भी बेसिक सीमेनशिप जॉब्स को यही बोले जाता है उनको। अभी उसमें क्या हो गया, जो नॉर्मल मशीनरी है उसकी मेंटेनेंस आ गई, शिप की मेंटेनेंस आ गई, ग्रीसिंग आ गई, ऑयलिंग आ गई, पेंटिंग आ गई, चिपिंग आ गई, ये सारी चीजें। फिर क्रेन ऑपरेशंस, बहुत से शिप्स होते हैं इन पे क्रेन ऑपरेशंस होते हैं, तो वो क्रेन ऑपरेशंस आपको आने चाहिए। जो आपकी मशीनरी है उसको कैसे हैंडल करना है उसका ऑपरेशन आपको आना चाहिए। तो ये बेसिक सीमेनशिप ड्यूटीज में आ जाता है। अभी इसके आगे कार्गो हैंडलिंग है, तो भाई कार्गो जो शिप ले जा रहा है, जैसे आपका शिप अगर ऑयल टैंकर है तो ऑयल टैंकर पे कार्गो कैसे लोड करना है, डिस्चार्ज करना है, ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑफ कोर्स वहां पे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, वो करेंगे सारी चीजें, लेकिन आप असिस्ट करोगे, तो ये सारी चीजें। फिर मेंटेनेंस वर्क, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी सॉरी
मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी का क्या मतलब हो गया भाई? मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, क्लीनिंग और उसकी चेक करना है भाई कि मशीनरी सही चल रही है कि नहीं चल रही है। एक छोटी कार है, अगर आपके पास कार का इंजन है, वो मशीनरी है, तो उसको आप कैसे चेक करोगे? आप सर्विस वाले को देते हो जाके कि भाई चेक करो ये सही चल रही है कि नहीं, आप टाइमली सर्विस करा रहे हो। ऐसी शिप पे भी होता है, सारी मशीनरी की सर्विसिंग करते हैं, टाइम टू टाइम उसको ओवरहॉल करते हैं जो पार्ट खराब मिलता है उसको चेंज करते हैं, करते सारे इंजीनियर्स के सुपरविजन में है, लेकिन बेसिक आपको भी नॉलेज होनी चाहिए उसकी। तो ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे भी जीपी रेटिंग वाले कोर्स में, और जब आप शिप पे जाओगे तो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, वो सारी चीजें आप वहां पे भी सीख जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो लेट्स नो द प्रोसेस। अभी प्रोसेस हम जानते हैं किस चीज का प्रोसेस, कि भाई जीपी रेटिंग के बाद क्या होता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि ये जो डाउट्स हैं वो बहुत सारे बच्चों के होते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर लेंगे कि भाई क्या क्या इसमें प्रोसेस है और किस तरीके से जीपी रेटिंग के बच्चे जो है वो आगे तक चलते हैं। अभी 6 मंथ्स का जीपी रेटिंग का कोर्स हो गया, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद क्या होगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन इशूड होंगे, सीडीसी आएगी आपकी, कहां से? शिपिंग मास्टर से। बेसिकली आपको कॉलेज वो सारी चीजें अरेंज करवा देता है, तो सीडीसी वगैरह आपकी आ जाएगी, सारे सर्टिफिकेट्स आपके आ जाएंगे। उसके बाद आप एक शिप ज्वाइन करोगे एज अ डेक रेटिंग या इंडियन रेटिंग, जैसे भी आप जाना चाह रहे हो। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ सी सर्विस क्वालिफाई एज रेटिंग फॉर्म पार्ट ऑफ नेविगेशन वॉच और इंजीनियरिंग वॉच। तो कुछ टाइम करने के बाद, बेसिकली यहाँ पे ये ड्यूरेशन आप भूल जाओ, बट कुछ टाइम करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट और मिलता है, जिससे आपका एलिवेशन हो जाता है रैंक में, और आपको पार्ट ऑफ नेविगेशन वॉच या इंजीनियरिंग वॉच में आप कर सकते हो। मतलब वॉच का क्या मतलब है कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भाई अब आप जो है वो बेसिक मेंटेनेंस से निकल के थोड़ा सा सीनियर हो चुके हो, अब आप वॉच कर सकते हो। वॉच का मतलब आप वो चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर कुछ गड़बड़ होने वाला है या कोई चीज ऐसी है जो कंसर्न वाली है, वो चीज आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो यहां पे ये बात हो जाती है कि अगर आप बेसिक चीजों से निकलोगे नहीं, आप सीखोगे नहीं, तो आप यहां तक कैसे पहुंचोगे। तो कुछ टाइम करने के बाद आपको जब नॉलेज बेसिक मिल जाती है, जब एक्सपीरियंस मिल जाता है, आपकी थोड़ी नॉलेज इंक्रीज हो जाती है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम सीओपी भी बोलते हैं। और उसके बाद आप आगे जाके नेविगेशन वॉच, अगर आप डेक में हो तो नेविगेशन वॉच जो ब्रिज पे रखी जाती है, ऑफिसर को एक और असिस्टेंट दिया जाता है कि वो सामने देखकर बताएगा कि सर यहाँ पे ये टारगेट है, वहां पे वो टारगेट है, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है। और इंजन रूम में भी एक ऐसी ही वॉच में जो मशीनरी की परफॉर्मेंस मॉनिटर्स पे देखकर और विजुअल जाकर भी देखकर बता सकता है इंजीनियरिंग ऑफिसर को कि सर यहाँ पे ये हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ नेविगेशन वॉच और इंजीनियरिंग वॉच। उसके बाद आप ए भी बनोगे या जो भी बनोगे, ऑयलर बनोगे आगे जब रैंक एलिवेशन हो जाएगा। उसके बाद रेटिंग टू एन ऑफिसर, तो ऑफिसर भी बन सकते हैं भाई जीपी रेटिंग करने के बाद। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि जीपी रेटिंग करने के बाद हम ऑफिसर बन सकते हैं या नहीं, तो ऑफिसर बन सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि 6 मंथ्स आपने कर लिया, उसके बाद आपकी सीडीसी आ गई, ज्वाइन कर लिया आपने शिप। अभी यहां से लेके ऑफिसर बनने का सफर 36 मंथ्स का होता है। 36 मंथ्स का मतलब क्या होता है? 36 मंथ सुनने में सिर्फ 3 साल लग रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 साल नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप शिप पे जाते हो, घर वापस आते हो, वेकेशन भी एंजॉय करते हो, फिर जाते हो, फिर वापस आते हो, खर्चे भी होते हैं। एग्जाम देने से पहले 36 मंथ्स का सी टाइम आपका पूरा हो जाना चाहिए। तो 36 मंथ्स आपको सेल जब आप कर लोगे शिप पे, आपको 36 महीने हो जाएंगे। उसके बाद आप ऑफिसर के एग्जाम दे सकते हो जाकर के, और आप ऑफिसर बन सकते हो। तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाती है बात कि भाई जीपी रेटिंग वाले ऑफिसर बन सकते हैं। ओके, बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं? अच्छा, इसमें जो कुछ कॉलेजेस हैं मैंने ऐड नहीं करे हैं, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको, यहाँ पे नहीं है वो। बट नूसी, अब नूसी का क्या सिचुएशन है? नूसी जो है वो यूनियन का अपना कॉलेज है। यूनियन भाई सी फेरर्स की यूनियन है, रेटिंग्स की, ऑफिसर्स नहीं है उसमें रेटिंग है। नूसी उसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में नूसी बोलते हैं, और उन्होंने अपना ही कॉलेज खोला हुआ है। अभी यूनियन का अपना कॉलेज है, तो भाई ऑफकोर्स कंपनीज अच्छी आती हैं, उसमें प्लेसमेंट्स अच्छी हो जाती हैं, फीस भी मोर और लेस रीजनेबल है, ऑन द हायर साइड नहीं कह सकता मैं। प्लेसमेंट सबसे अच्छी बात हो जाती है अगर आप इन कॉलेजेस में जाते हो, बड़े कॉलेजेस में जाते हो। यूनियन का अपना कॉलेज है, तो भाई यूनियन के साथ तो सारी कंपनीज काम कर रही हैं, तो प्लेसमेंट के लिए भी वो लोग जब इनवाइट करेंगे तो कंपनीज डेफिनेटली आएंगी। कौन सी कंपनी आ रही है यहाँ पे नाम नहीं है किसी कंपनी का लेने वाला, लेकिन अच्छी कंपनीज आती है। तो नूसी में अगर आपका एडमिशन होता है ना, तो नूसी इज वन ऑफ द गुड कॉलेजेस जीपी रेटिंग के लिए या किसी और भी कोर्स के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो। नॉर्मली रेटिंग्स की कोर्सेज होते हैं, तो बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन इसमें एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होगा इसका। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, आप जाओगे, आप एप्लीकेशन दोगे और एडमिशन होगा, नहीं, एग्जाम होता है। अच्छा, एग्जाम भी काफी अच्छे लेवल का होता है। क्यों लेवल का होता है? बिकॉज एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आती है, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? इसी वजह से, क्योंकि भाई प्लेसमेंट अच्छी है। बच्चों को क्या चाहिए भाई? 6 मंथ्स करने के बाद मेरे को शिप अच्छी कंपनी में मिल जाए, ये रिक्वायरमेंट होता है सबका, आपका भी ये रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये चीज सॉर्ट आउट हो रही है आपकी। दूसरी चीज, दूसरा कॉलेज टीएस रहमान। अच्छा, नूसी का है, नूसी गोवा में, ये क्लियर कर लो, नूसी गोवा में है। टीएस रहमान का है मुंबई में, टीएस रहमान इज इन मुंबई। अब टीएस रहमान इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द नाइसेस्ट कॉलेज है जीपी रेटिंग या किसी और भी कोर्स करने के लिए। बहुत पुराना कॉलेज है, इसलिए स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, रेपुटेशन बहुत अच्छी है,
प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं टीएस रहमान में। ऑफ कोर्स जब इतना पुराना है, इतना रेप्यूटेड है, तो अच्छी कंपनीज डेफिनेटली आएंगी। तो प्लेसमेंट के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कोर्स कर लोगे तो प्लेसमेंट आपकी डायरेक्ट कंपनीज में हो जाएगी का मतलब ये कि 100% गारंटी कोई नहीं देता, लेकिन चांसेस अच्छे हो जाते हैं। अगर आप इन कॉलेजेस में जाते हो तो प्लेसमेंट के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। दूसरा ग्रेट ईस्टर्न, GEIMS, तो ये ग्रेट ईस्टर्न का अपना कॉलेज है। ग्रेट ईस्टर्न जैसे सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो। ग्रेट ईस्टर्न काफी बड़ी कंपनी है, काफी सारे शिप्स हैं ग्रेट ईस्टर्न के पास। उनका अपना कॉलेज है जिसमें जीपी रेटिंग का कोर्स भी होता है। हालांकि इनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी हायर साइड होती है, वो आप इंटरनेट पे भी जाके देख सकते हो, मगर ये कॉलेज भी बहुत अच्छा है जीपी रेटिंग के लिए, ये भी मुंबई में। अच्छा, MTI, उसके बाद SCI का कॉलेज है अपना। तो SCI का जब अपना कॉलेज है, शिपिंग कॉर्पोरेशन का अपना ही कॉलेज है। हालांकि 100% गारंटी यहाँ भी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस बहुत अच्छी मिल जाएगी, प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छे हैं। अगर आप MTI से करोगे तो आपको काफी अच्छी असिस्टेंस मिल जाएगी प्लेसमेंट के लिए। अब कौन से कॉलेजेस हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक है HIMT, ये कहां पर है? ये है चेन्नई में। तो जो ये कॉलेज है, ये भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी तरीके से करा रहा है, अच्छी कंपनी आ रही है, सिलेक्शन अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे भी। और मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि HIMT में भी जाओ। यहाँ पे भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू भी होता है कई बार, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम्स का देना है। उसके बाद दूसरा कौन सा आ गया? दूसरा आ गया IMI नोएडा। ये नोएडा में है, तो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि एक IMS भी है, वो वहां पर है गोवा में, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। IMI नोएडा में जो है, IMI नोएडा का कॉलेज जो है वो बहुत बढ़िया कॉलेज है, वहां पे भी अच्छी प्लेसमेंट आपको मिलेगी। और मुझे जो जहां तक इन्फॉर्मेशन है, IMI के पास काफी अच्छी बच्चे काफी अच्छी कंपनी में गए हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं उनके। जीपी रेटिंग का भी जो उनका कोर्स है, उसके भी काफी अच्छे प्लेसमेंट के रिजल्ट होने वाले हैं। 7 आइलैंड्स, तो 7 आइलैंड जो है, इसका भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है। जीपी रेटिंग का आपको प्लेसमेंट यहां से भी काफी अच्छी मिल जाएगी, तो 7 आइलैंड में भी आप जा सकते हो। अच्छा, अब यहां पे कैच क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, कौन सा था? IMI, फिर HIMT एंड 7 आइलैंड्स। अब इनके सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी हमारे पास हो रही है, तो एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर करना है, उसके कुछ लेवल्स भी होते हैं। अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम का भी क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम कॉलेजेस के भी हैं। अब उन कॉलेजेस में जब आप चले जाओगे, एंट्रेंस आपको आपका एडमिशन हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी या सरमानी किसी भी कॉलेज में हो गया। अब वहां पे जब आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो वहां पे कंपनी आ रही है सिलेक्शन के लिए। अब वो जब आएंगी तो वो भी इंटरव्यू लेंगी आपका, वो भी एक टेस्ट लेंगी, तभी तो सिलेक्शन होगा। ऐसा तो है नहीं कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा एक साथ, तो वहां पे भी आपका एग्जाम होगा। अब वो सारी चीजें हम जो है वो यहीं पे अपनी प्रिपरेशन में क्लियर कवर कर देंगे। यहाँ पे हमारे जो प्रिपरेशन बैचेस चलते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में चलते हैं। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बड़ी अच्छी से हो जाएगी। इसमें रिटर्न, ऑनलाइन और आपका क्या है, इंटरव्यू, साइकोमेट्री, मेडिकल की चीजें जो भी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो इंटरव्यू, साइकोमेट्री जो है वो एक अच्छा क्रिटिकल पार्ट हो जाता है, क्योंकि अभी आप लोग 10th क्लास से या 12th क्लास से स्कूल से निकल के आ रहे हो बेसिकली, या छोटे मोटे और भी जो भी आपने ITI करा है या ग्रेजुएशन भी करी है, BA करा है अगर, तो आपको इतना एक्सपोजर जहां तक बच्चे आते हैं उनको नहीं मिला होता है। तो ये एक्सपोजर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये ट्रेनिंग हो जाएगी, इंटरव्यू के मॉक टेस्ट हो जाएंगे, सारे मॉक इंटरव्यूज हो जाएंगे। आप 1-to-1 जब प्रैक्टिस करोगे इंटरव्यू की, तो वो वहां पे फायदा देगा। जब आपको कॉलेज का इंटरव्यू देना है या कंपनी का इंटरव्यू देना है, रिटर्न का भी इसी तरीके से प्रिपरेशन होगी, सारे कवर कर लेंगे सिलेबस हम सारे, कई सारी बार आप टेस्ट भी दे दोगे, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर साइकोमेट्री का तो आइडिया किसी को नहीं होता। साइकोमेट्री एक ऐसी चीज है जिसके बारे में पता ही नहीं है लोगों को, तो साइकोमेट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कंपनी बिना साइकोमेट्री पास किए आपको लेगी ही नहीं, साइकोमेट्री आपको पास करना पड़ेगा। क्यों? साइकोमेट्री क्या चीज है? साइकोमेट्री ये चीज है कि भाई आप डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करोगे। शिप के ऊपर सिचुएशन बहुत सारी हो सकती है, चेंज होती रहती है बार बार। आपका सीनियर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन भी हो सकती है, आपके रेस्ट आवर्स भी कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा टाइम काम करना पड़ गया, कभी ऐसा होता है आपको खाना सही नहीं मिल रहा है, कुक अच्छा नहीं है, होता है, पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी होता है कि आपको डिफरेंट नेशनलिटीज के साथ काम करना पड़ जाएगा, तो उस सिचुएशन में आप किस तरह बिहेव करोगे, ये सारी चीजें साइकोमेट्री है। क्योंकि कोई शिप ओनर या मैनेजर या कंपनी नहीं चाहती कि मेरे शिप के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि उसके बहुत ट्रिमेंडस लॉसेज हो जाते हैं, बहुत ह्यूज लॉसेज हो जाते हैं इस वजह से। तो वो जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से बिहेव करोगे, तो वो साइकोमेट्री में कवर हो जाता है। हाउ टू सेलेक्ट कॉलेज। अच्छा, अब ये दूसरी बात हम कर लेते हैं। मैंने पहले भी बोला था, इसमें एक पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था कि कॉलेज को आप कैसे डिसाइड करोगे कि कॉलेज अच्छा है कि नहीं, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले क्या है कि भाई DG पे आप चेक करोगे वो DG अप्रूव्ड है कि नहीं कॉलेज। सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि भाई DG की वेबसाइट पे जाओ या किसी और वेबसाइट पे जाओ और वहां पे जाकर आप चेक करो कि भाई ये कॉलेज DG अप्रूव्ड है या नहीं है। तो कॉलेज का काम क्या है भाई, आपको सर्टिफिकेट देना जब आप कोर्स हो जाएगा। अगर आप DG अप्रूव्ड कॉलेज में ही नहीं जा रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा सही तरीके वाला, तो आपकी प्लेसमेंट ही नहीं होगी, फिर तो करियर ही नहीं चलेगा आगे। ठीक है, उसके बाद पास रिजल्ट। अब कॉलेज तो बहुत सारे हैं, बट मुझे प्लेसमेंट मिलेगी कौन सी कंपनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस होगा, मुझे फ्री प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बड़ी कंपनी मिलेगी, छोटी कंपनी मिलेगी, सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप उसका पास्ट रिजल्ट चेक करोगे। तो कॉलेज का पास रिजल्ट जरूर चेक करो, उनसे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स उनके पूछो, बता देते हैं कॉलेजेस जो अच्छे होते हैं वो बता देंगे आपको। उनकी जो पास आउट्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश आप कर सकते हो, काफी सारी चीजें वहां से आपको पता चलेंगी। तो जो अलुमनाइज हैं, जो पास आउट्स हैं, उनको थोड़ा सा सर्च करोगे, इंटरनेट पे मिल जाएगा, तो वहां से भी आपको पता चलेगा काफी सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद कहीं से नहीं मिल रहा है, कॉल कर लो, मेरे को ये नंबर लिखे हुए हैं, यू कैन कॉल अस
आपको हम एक जेनरिक और एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे देंगे, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो इजीली कि भाई यहाँ पे कॉलेज में हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो डिसीजन आपका ही होगा, हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे, डिसीजन आपका ही है उसमें। सबसे बड़ी बात, प्लेसमेंट है या नहीं है। प्लेसमेंट, व्हाट अबाउट प्लेसमेंट, कैसे होगी प्लेसमेंट? कॉलेज में एडमिशन हम ले लेंगे, बट प्लेसमेंट का क्या होगा? तो वो कॉलेज से जरूर पूछना, ये वाली बात प्लेसमेंट वाली। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर चेक करने चाहिए। कि एक तो डीजी की वेबसाइट पे चेक कर लो, लिस्टेड है कि नहीं कॉलेज, डीजी अप्रूव्ड है कि नहीं, चेक कर लो प्रॉपर। उसके बाद पास रिजल्ट उसके चेक करो, पुराने बच्चों से बात करो, और सबसे बड़ी बात, प्लेसमेंट को जांच लो। भाई प्लेसमेंट कैसे होगी हमारी, प्लेसमेंट आप कैसे कराओगे कॉलेज से, ये बात आप पूछ लो। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद अच्छा, ये तो मैंने सब डिस्कस कर ही दिया है। उसके बाद लेट्स गो हियर, एंट्रेंस एग्जाम, समथिंग रॉन्ग, लेट्स सी। ओके, एंट्रेंस एग्जाम जितने भी कॉलेजेस हैं, जीपी रेटिंग के जो कॉलेजेस हैं, उनका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो उसका कैसे करेंगे? तो उसका एग्जाम पैटर्न जो है वो काफी चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। कॉलेजेस या डीजी अपडेट करते रहते हैं चीजों को, वेरिएबल पैटर्न हो जाता है, सिलेबस हो जाता है। भाई हर कंपनी का अपना अलग पैटर्न है, अलग सिलेबस हो जाता है थोड़ा सा, और हर कॉलेज का भी थोड़ा सा अपना अलग अलग सिस्टम रहता है। अच्छा, सिलेक्शन थोड़े लोअर साइड ही रहते हैं, बिकॉज सीट्स तो कितनी होंगी, 80, 40, 120, लेकिन एप्लीकेशंस होती है थाउजेंड्स में। तो भाई जब इतनी सारी एप्लीकेशंस है तो सीट कम है, तो डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ जाएगा। अच्छा, क्लियरिंग ऑल लेवल्स आर नेसेसरी। यहाँ पे क्या है कि आपको सारे जो है लेवल क्लियर करने पड़ेंगे। लेवल का मतलब क्या हो गया? पहला इंटरव्यू, पहला ऑनलाइन हो गया या रिटर्न हो गया, चाहे वो जिस तरीके से भी हो जाए। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा आपको, कंपनी का इंटरव्यू भी होगा, उसका भी होता है, कॉलेजेस का भी होता है, कुछ कॉलेजेस भी कराते हैं। उसके बाद आपको साइकोमेट्रिक एग्जाम देना पड़ेगा शिप पे जाने से पहले, मेडिकल भी होगा। तो ये सारे लेवल आपको कवर क्लियर करने पड़ेंगे, तभी उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू जो है वो काफी कॉम्पिटेटिव, अभी इंटरव्यू जो है ना, पहले सिंपल होते थे, बट अभी बहुत कॉम्पिटेटिव हो चुके हैं। मतलब जो एग्जामिनर है उसको काफी सारी एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती है आजकल कैंडिडेट से। तो क्योंकि कैंडिडेट्स भी स्मार्ट है, आप लोग आजकल सर्च भी कर रहे हो इतनी सारी चीजें ऑनलाइन जाकर, तो बच्चे भी स्मार्ट है, तो इसी वजह से कॉम्पिटेटिव हो जाता है। साइकोमेट्री प्रिपरेशन थोड़ी ट्रिकी है। ट्रिकी का मतलब क्या है कि आप लोगों को उसका आइडिया नहीं है, पहले आप लोगों ने कभी पढ़ाई नहीं है साइकोमेट्री कैसे होता है, क्या होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें ट्रिकी पोर्शन हम लोग कह सकते हैं कि भाई आ जाता है, जहां पे आपको एग्जामिनर का दिमाग पढ़ना अगर आ गया, वो क्या पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है और क्या सुनना चाह रहा है, सारा काम वहां पे खत्म हो जाता है। तो ये सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हो हमारे साथ, मैंने पहले भी बोला, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो जाता है। ओके, अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासरूम्स हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप है एंग्लो मैरिटाइम एकेडमी का हमारा, और ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो जाकर के प्ले स्टोर से या गूगल उधर से एप्पल स्टोर से। और यहाँ पे जीपी रेटिंग का पूरा फाउंडेशन प्रोग्राम है, बहुत मिनिमम प्राइस में हमने रखा हुआ है। आई थिंक कोई 1000-1500 रुपए का है, आप वहां से परचेज कर लो। उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं, हर चीज का लेक्चर है उसमें, आधे आधे घंटे के लेक्चर्स भी हैं, कम भी हैं, ज्यादा भी हैं, सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। अगर वो आप ढंग से पढ़ लोगे, ढंग से समझ लोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको ऐप से मिल जाएगा, सारी चीजें आप वहीं से कर सकते हो। इंटरव्यू की बुक है। 10th में भी अगर आप हो ना, अगर आप 10th क्लास में भी हो अभी, या 11th क्लास में हो, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप साइड बाय साइड ऐप से पढ़ सकते हो। अगर आप यहाँ पे आके नहीं पढ़ पा रहे हो, बहुत बच्चे होते हैं भैया कुछ कर रहे हैं, कुछ कोई जॉब भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ कमिटमेंट्स विद एवरीवन, डिफरेंट टाइप। तो वहां पे आप अपने इस ऐप को डाउनलोड करके आराम से घर पे बैठ के लेक्चर्स देख के आराम से नोट्स बना के पढ़ाई कर सकते हो, तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आगे चलते हैं, एक इंटरेस्टिंग पार्ट ले लेते हैं अब कि भाई जीपी रेटिंग के बाद करियर क्या होने वाला है। इंडियन साइड में बात करते हैं पहले, तो कैसे 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 करियर हमारा आगे चलेगा उसको हम यहां पर कवर करते हैं। एक सेकंड। ओके, तो इंडियन साइड में अगर आप जानना चाहते हो तो पहले क्या बनेंगे भाई, जो बड़ी कंपनीज है वो आपको पहले एक ट्रेनी के तौर पे लेती हैं आजकल। हालांकि ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो वाइपर में ले लेते हैं छोटी, बट जो बड़ी कंपनीज हैं वो ईटीएसएम में आपको लेंगे। अभी यहाँ पे आपकी सैलरी लगभग $400 to $600 के आसपास रहती है, 450, 500, किसी किसी कंपनी में ज्यादा भी रहती है। फिर उसके बाद ओवर टाइम भी हो जाता है, टैंक क्लीनिंग हो जाता है काफी जगह, या होल्ड क्लीनिंग हो जाता है, उसके भी अलग से पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी लगभग 60,000 के आसपास की फिगर बन जाती है। एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, बट इतनी अप्रोक्सीमेट आपकी फिगर एक बन जाती है मंथली। ओके, उसके बाद आपका जो एलिवेशन होता है वो किसमें होता है? वाइपर रैंक में। वाइपर रैंक में आपकी 900 से लगभग $1,000 का आप पकड़ लो, फिगर एक पर मंथ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी फिर ओवर टाइम है, फिर ये टैंक क्लीनिंग मिल जाएगा थोड़ा, फिर ये टोटल वेजेस जो है वो अराउंड 80,000 से लेके 1 लाख तक हो जाता है। आजकल डॉलर का रेट भी अच्छा चल रहा है, तो ये भी बेनिफिट है सीफेयर्स के लिए। तो लगभग 80,000 आप पकड़ के चलो, एक राउंड अबाउट फिगर इतना आपका बन जाएगा। उसके बाद वाइपर से एलिवेशन हो जाएगा कुछ टाइम के बाद ऑयलर में, फिर और सैलरी बढ़ जाएगी, फिर $1,300 के आसपास हो जाएगा। ओवर टाइम सब मिला के आपका जो है 1 लाख से लेके 1,20,000 तक सैलरी चली जाती है। ये हम पर मंथ की बात कर रहे हैं। तो इंडियन साइड में ये 3 रैंक्स हैं आपकी। पहले आप ट्रेनिंग सीनियर में जाओगे, एटीएसएम,
फिर आप वाइपर में जाओगे और फिर आप ऑयलर में जाओगे। तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अच्छा, अगर आप एग्जाम नहीं देना चाह रहे हो ऑफिसर के, तो आप ऑयलर पे कंटिन्यू कर लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप देना चाह रहे हो ऑफिसर के एग्जाम, फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर अगर आप बनना चाह रहे हो, तो यहां से पूरा यहां तक मिला के मैं बता देता हूं आपको दोबारा से, जब आप शिप पे गए और यहां तक पूरा 36 मंथ्स जब आपके हो गए, टोटल आपका सी टाइम हो गया, चाहे वो फिर आप इसी रैंक में कर लो, जरूरी नहीं है यहां तक जाना, लेकिन आपका जब 36 मंथ्स हो जाएगा सी टाइम, उसके बाद आप एग्जाम के लिए जा सकते हो और ऑफिसर बन सकते हो, फोर्थ इंजीनियर, फिफ्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, जो भी आपको जिस हिसाब से भी रैंक का एलिवेशन होगा, तो उसमें सैलरीज भी ऑफकोर्स बढ़ जाएंगी, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, डेक साइड का डिस्कस करते हैं अब। तो डेक साइड में क्या होगा, डेक साइड से अगर आप जीपी रेटिंग एज अ करियर ले रहे हो डेक साइड को, तो पहले तो आप क्या बनोगे, डेक ट्रेनी सीमेन। बहुत सारी कंपनीज आजकल ट्रेनी सीमेन लेती हैं आपको, पहले तो ओएस में ले लेते थे, बट अब चूंकि सेफ्टी स्टैंडर्ड हाई हो गए हैं, फिर कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए, इंसिडेंट्स भी हुए, चोट भी लगी, इंजरी भी हुई, तो डीटीएसएम अभी आपको ट्रेनिंग ले लेते हैं, क्योंकि ट्रेनीज के साथ क्या होता है ना, ट्रेनीज को थोड़ा सा हिसाब से और बड़े ध्यान से रखते हैं, सीनियर ऑफिसर होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि ये ट्रेनी है, तो उसको ट्रीटमेंट उसी हिसाब से मिलता है। ट्रीटमेंट का मतलब उसको काम भी थोड़ा सा इजी वाला मिलता है, उसका अलग से ध्यान रखा जाता है कि भाई ये किसी परेशानी में तो नहीं है, इसको थकान तो नहीं हो रही, क्योंकि अब वो ट्रेनिंग का मतलब ये हो गया कि वो ट्रेनिंग पे आया, अब जो ट्रेनिंग पे आया उसका ध्यान तो अलग से रखा ही जाएगा। अभी अगर कोई बंदा सिर्फ काम करने आया, जॉब करने आया, वो फुल ट्रेंड है, तो उसको फिर उसी हिसाब से काम भी दिया जाएगा कि भाई ट्रेंड आदमी को तो बड़ा ही काम दिया जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ डेक ट्रेनी सीमेन इस वजह से लिखा गया है। उसके बाद सैलरीज वगैरह जो है ये इतनी यहाँ पे हो जाती है आपकी, लगभग मंथली मान लो तो ये 60,000 आपकी पर मंथ सैलरी एज अ ट्रेनी सीमेन में हो जाती है, जितना एटीएसएम में हो रही थी उतना यहाँ भी हो रही है। फिर ओएस बन जाओगे आप, यहाँ से लगभग 80,000 की आपकी सैलरी हो जाएगी, या 1 लाख के आसपास इतनी हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद एबी बन जाओगे, एबी की लगभग 1 से 1.25 लाख के आसपास सारा मिला के इतना हो जाता है। अब एबी जो होता है वो जो शिप की जो स्टीयरिंग होती है ना, वो एबी ही करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा ट्रेंड होना जरूरी है। तो जब आप ओएस में रहते हो तो ट्रेनिंग आपकी चलती रहती है, आप ओएस में जब आप जाते हो शिप पे तो ट्रेनिंग आपकी ट्रेनिंग बुक भी होती है, वो आप फिलअप करके लेके जाते हो वापस। उसके बाद आपको एबी के लिए सीओपी मिलती है। उसके बाद आप वॉच कीपिंग कर सकते हो, नेविगेशन, वॉच कीपिंग या स्टीयरिंग, ये सब कर सकते हो, जो मैं अभी पहले बता रहा था, तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो एबी जब आप बनते हो तब आप वो सब कर सकते हो। तो ट्रेनी सीमेन में आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ओएस में भी आपको एक तरीके से ट्रेनिंग मिलेगी। जब आप एबी बन जाओगे तो आप और हायर लेवल वाली ड्यूटीज कर सकते हो। उसके बाद बोसन, जीपी रेटिंग वाले कैंडिडेट जो होते हैं शिप के ऊपर, उनका जो टॉप बॉस होता है वो बोसन होता है। रेटिंग्स की बात हो रही है, इसमें ऑफिसर्स की बात नहीं है, ऑफिसर्स तो है ही ऊपर, लेकिन जो रेटिंग्स को देखता है वो बोसन होता है। तो बोसन सीनियर आदमी होता है, इनकी सैलरी जो है लगभग 2 लाख 1.5 लाख के बीच में इतनी हो जाती है। ये राउंड फिगर है, ये इसमें मैं कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ पे टाइप ऑफ शिप्स के साथ डिफर हो जाएंगी, टाइप ऑफ ये जो कंपनीज हैं उसके हिसाब से भी अलग अलग हो जाएंगी, नेशनलिटीज के हिसाब से भी अलग अलग हो जाती है, तो काफी सारी चीजें मैटर करती है। बट एक मैंने आपको जनरल फिगर एक दे दी, तो आई थिंक ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा कि भाई दोबारा से, जीपी रेटिंग कैंडिडेट कैन बिकम एन ऑफिसर, यस और नो? मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया है आपको, यस। तो जीपी रेटिंग का कोर्स करो आप, कोर्स हो गया, 36 मंथ्स आप शिप पे चले गए, फिर आप एनसीबी वाले एग्जाम दे दो, फिर आप सेकंड मेट के फॉरेन गोइंग के एग्जाम दे दो, सीओसी ले लो, हो गया काम आपका, बन गया ऑफिसर। यहाँ पे आंसर इसका यस है। और अगर इसके ऊपर डिटेल्ड और चीजें चाहिए तो आप कॉल कर लेना, या जब यहाँ पे आओगे तो वो सारी चीजें हम आपको बता ही देंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। लेट मी सी, अगर और कुछ है बचा हुआ इसमें तो वो भी डिस्कस कर देते हैं। आई थिंक हो चुका है, इसमें सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। ओके, अगर इसके बाद भी कोई डाउट आप लोगों के हैं तो आप लिख दो मेरे को, यहाँ पे कमेंट्स में भी लिख दो। एक्चुअली कमेंट्स में लिखोगे उससे बेटर ना फोन कर लो, तो फोन करोगे तो आपको और भी चीजें पता चलेंगी, इन्फॉर्मेशन और भी मिलेगी, और आपके डाउट्स भी ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएंगे। तो कोशिश करो। अच्छा, देहरादून में बेस्ड है हम लोग, देहरादून में अकेडमी है, अगर आप लोग करना चाह रहे हो ऑफलाइन तो देहरादून में आ जाओ, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप घर से बैठ के भी कर सकते हो। चलो, आई विल एंड दिस वीडियो हियर, काफी लंबी हो गई है, एंड आई विश यू गाइस गुड लक। जय हिंद।